नमस्कार। आरोह कक्षा 12वीं हिंदी से आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित ये पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उनकी इसमें दो कृतियां शामिल हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आज मैं पढ़ा रही हूँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये है अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि श्रम विभाजन के आधार पर लोगों को बांटना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। पहले क्या होता था, वैदिक युग में जाति के आधार पर 4 वर्ग बना दिए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो इसमें जो नीची जाति का इंसान था, उनके बच्चे वही कार्य करते थे जो कि उनके माता पिता करते थे। जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा होता था, जो भीमराव अंबेडकर ने अपने इस भाषण के द्वारा गलत ठहराया है। कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, उनका यही मानना है। इस पाठ के दौरान उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। श्रमिक मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी बंटवारा करती है जाति प्रथा। सभ्य समाज के श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अच्छा नहीं है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा जो ब्राह्मण कार्य करता है वही करेगा, वह दूसरा कुछ बनना चाहता है तो वह नहीं बन सकता है। क्षत्रिय का बेटा जैसे लड़ाई लड़ना, सेना में जाना, यही करेगा, तो वह दूसरा कुछ बनना चाहता है तो वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनकी प्रथा में, उनकी जाति में वही कार्य उनको करना होता है। तो जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा सही नहीं है। उसमें क्या होता है, मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। चलिए इस पाठ को हम गंभीरता से विश्लेषण के साथ समझते हैं कि और बाबा साहेब जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं और संविधान के पितामह कहा जाता है, उनको संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने इस भाषण के द्वारा हमें क्या बताने की कोशिश की है। ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब जाति प्रथा तो थी, लेकिन आज के जो सभ्य लोग हैं वो मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का बंटवारा, काम का बंटवारा होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों में अंतर ये है कि जाति प्रथा है वह श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, जबकि श्रम विभाजन है वह कार्य के अनुसार लोगों का विभाजन करता है। मतलब जिसमें जो निपुणता रहेगी, कुशलता रहेगी, वह उस टाइप का कार्य करेगा। लेकिन जाति प्रथा में क्या होता है कि जो वकील का बेटा है तो वो वकालत ही करेगा, जो डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर ही बनेगा, जो लोहार का बेटा है वो लोहे का ही काम करेगा। वो अगर वकील और डॉक्टर बनना चाहे तो वो उनके परिवार के, उनके जाति के खिलाफ होगा।
तो जो क्षुद्र जाति के हैं, नीची जाति के लोग हैं, वो नीचा जो कार्य करते हैं वो ही करेंगे। ऐसा ये इन सब के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई और नीची जाति के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में ये आवाज उठाते रहे और नीची जाति वालों को सम्मान दिलाते रहे। चलिए आगे क्या बताते हैं। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तो जाति प्रथा तो जाति के अनुसार विभाजन करती है, लेकिन श्रम विभाजन में श्रमिकों का विभाजन उनकी इच्छा के अनुसार होता है, वो अस्वाभाविक नहीं लगता। ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन भी नहीं करती है, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। क्या? जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है और उसमें ऊंच नीच की भावना भी पैदा हो जाती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण का बेटा मंत्र ही पढ़ेगा, कुम्हार का बेटा घड़े ही बनाएगा, कसाई का बेटा कसाई वाला काम ही करेगा, लोहार का बेटा लोहे का काम ही करेगा। तो वो उन बेटों को तो पूछो एक बार उनकी रुचि क्या है। तो ये रुचि छीन लेता है जाति के आधार पर जो विभाजन होता है, और ये ऊंच नीच की भावना भी पैदा कर देता है। तो ये रुचि पर आधारित कतई नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने कितनी गंभीर बात कही है कि जाति प्रथा इतनी दुष्कर है हमारे समाज के लिए कि बच्चा दुनिया में आया नहीं उससे पहले उसका पेशा तय हो जाता है, उसका व्यवसाय तय हो जाता है कि आगे जाकर वह क्या करेगा, जबकि उसकी रुचि और उनकी इच्छाओं को जन्म लेने से पहले ही ये जाति प्रथा के अंतर्गत मार दिया जाता है। क्योंकि माँ बाप का जो दृष्टिकोण होता है और सामाजिक व्यवस्था का जो दृष्टिकोण होता है उसके चलते उनको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं जाति प्रथा के इस चंगुल में फंसकर कि उनकी बिरादरी के लोग यही काम करते आए हैं और यही कार्य आगे भी करेंगे। तो ये है जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। हमेशा हमेशा के लिए सुनार का बेटा ज्वेलरी का ही काम करेगा, सोना ही बनाएगा, वो हमेशा के लिए उसका पेशा तय है। भले ही पेशा मतलब व्यवसाय, उसका धंधा, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, वह ऐसा पैसा चाहे उससे उसका परिवार न चले, चाहे वह जिंदगी भर कर्जे में डूबा रहे, लेकिन वह दूसरा क्षेत्र अपने लिए चुन ही नहीं सकता, दूसरा कार्य अपने लिए चुन ही नहीं सकता, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। तो आधुनिक समय में ये स्थिति ऐसी आती है, उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया है और तकनीकी में निरंतर जो विकास हो रहा है आजकल, और कभी कभी अचानक से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, उसमें ऐसी स्थिति आती है कि लोगों को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता
पड़ती है। अभी आपने देखा होगा इस कोरोना टाइम में कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि अभी किराना वाले जो स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, मेडिकल वाले और किराना वाले, उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। जबकि जो ज्वेलरी वाले थे और अच्छे अच्छे दूसरे जो बिजनेस थे, कपड़ा व्यापारी थे, उनका धंधा पूरी तरह ठप बैठा है। मैंने उनको अपना धंधा चेंज करते हुए देखा है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं कि ज्वेलर ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया, कपड़ा व्यापारी ने किराने की दुकान खोल ली। तो समय के साथ, क्रांति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चेंज होना ही पड़ता है अपना परिवार चलाने के लिए और अपनी प्रगति के लिए। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर यही बताना चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के चलते हमें अपना व्यवसाय, अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यही बात समाज के लोगों को और जाति बिरादरी वालों को समझ लेनी चाहिए। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। अगर परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं हैं, अपने अनुसार नहीं हैं और उसमें भी हम अपना धंधा बदल नहीं रहे हैं तो फिर भूखे ही मरेंगे और कोई उपाय है ही नहीं। बच्चों, आशा है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं। आपके लिए मैं अच्छे अच्छे लेसन अलग अलग तरीके से लेकर आती रहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पैसा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। तो जो हिंदू धर्म है अपना, उसमें जो जाति प्रथा का जंजाल है वो हमें अपना पेशा बदलने की अनुमति देता ही नहीं, चाहे हम उसमें कितने भी पारंगत हो। मैं डॉक्टर बनना चाहूँ लेकिन मेरे परिवार वाले तो दूसरी जाति के हैं, वो मुझे डॉक्टर नहीं बनाएंगे। हमारा तो खानदान ये काम करता है तो मुझे वही करना पड़ेगा, चाहे मैं पढ़ने में कितनी भी इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसी सोच हमारे समाज की बनी हुई है। आगे लेखक बताते हैं, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी का, जिसमें लोग अपना पेशा जाति के चलते नहीं बदलते। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा है, उसमें बहुत ज़्यादा दोष हैं। जाति प्रथा के चलते श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है और उसमें ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। उसकी इच्छा तो मरी जाती है, क्योंकि जो करना चाहता है वह नहीं कर पाता। इसके लिए उसकी खुद की इच्छा पर कोई भी कार्य वह नहीं कर सकता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। तो ये जाति प्रथा के गुण दोष हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जाति प्रथा के वजह से कौन कौन से परिणाम हमें भुगतने पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आप ये सब कारण लिख सकते हैं। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी ये कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं, मजबूरी में करते हैं लोग कार्य। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि उनके पिताजी इंजीनियर थे तो अपना बेटा भी इंजीनियर ही बने। एक ये कारण भी है कि बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है लेकिन उसमें वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, और जो धंधा वह चुनना चाहता था, जो पेशा अपने लिए चुनना चाहता था, जिस क्षेत्र में वह रुचि के साथ बढ़ना चाहता था, उसको ख़त्म कर दिया और वह आगे नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं वह बाद में बेरोजगार हो जाता है और बेरोजगारी को
बढ़ावा मिलता है। तो ये तो रही श्रम विभाजन की बात कि आप जिस कार्य में कुशल हैं उस कार्य में बढ़ने की कोशिश करें। माँ बाप उनका सहयोग करें, अपने बच्चों का सहयोग करें, इस बारे में उनको बीच में रोड़ा ना बने अपने बच्चों की प्रगति के बीच में। हाँ, ये अवश्य देखें कि वह अपने लिए सही राह चुन रहा है या फिर गलत रास्ते पर भटकना चाहता है। ये अवश्य अपना कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो करते आए हैं वही हमारा बच्चा भी करे, चाहे वह कोई भी कार्य में कितना भी कुशल हो, लेकिन उसको वह कार्य नहीं करने दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम मजबूरी में किसी से दूसरा काम करवाएंगे जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो वह या तो उस कार्य को टालने की कोशिश करेगा या फिर अपनी अनिच्छा से वह कार्य करेगा और उस कार्य में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा और कार्य कम होगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आगे वह अपना कार्य कैसे बढ़ाएगा और उसमें कुशल और पारंगत कैसे होगा? जिसमें उसका दिमाग ही नहीं लग रहा है, जिसमें उसका दिल ही नहीं लग रहा है, वो कार्य इच्छा के विरुद्ध कर रहा है, विवश होकर कर रहा है, जाति के चलते कर रहा है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके कर रहा है, तो ऐसे कार्य में न तो दिल लगता है, न दिमाग लगता है और न ही वह उस कार्य में कुशल और पारंगत हो सकता है। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो अपनी जो रुचि है, अपनी आत्मशक्ति है, उस सब को दबा देती है और वह नियमों में जकड़ कर हमें निष्क्रिय बना देती है। हम किसी काम के नहीं रहते अगर हम इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो इसमें भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने ये गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला है और ये बताने की कोशिश की है कि हमें जाति के आधार पर श्रम विभाजन नहीं करना चाहिए, जबकि कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, कार्य का विभाजन होना चाहिए। आगे दूसरे टॉपिक में, दूसरे पार्ट में वो बताना चाहते हैं कि हमारा समाज किस प्रकार का होना चाहिए। उनकी कल्पना दृष्टि के अकॉर्डिंग उनका आदर्श समाज कैसा हो, इस पर वह प्रकाश डाल रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। चलिए हम पढ़ते हैं। वो इस टॉपिक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व भाव पर आधारित होगा। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। तो उनका इस टॉपिक का माध्यम उद्देश्य यही है कि उनका आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए कि उसमें गतिशीलता हो और समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की भावना हो। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सरल भाषा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ आज का टॉपिक, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। ये अस्वाभाविक भी नहीं है, मतलब ये सहज नहीं है कि जाति प्रथा के परिणाम, जाति प्रथा के आधार पर जो कार्य का विभाजन किया जाता है, उस बात से आप अवश्य ही ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ कि इस समस्या से हमें कैसे छुटकारा मिले जो कि जाति प्रथा द्वारा काम दिया जाता है।
मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो आपके मन में जरूर ये बात आ रही होगी कि अगर मैं जाति के खिलाफ हूँ, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच समाज में नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज कैसा होगा। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब बंधुता की भावना लोगों के मन में होनी चाहिए, सबको अपना भाई समझे और समानता की भावना होनी चाहिए सबके अंदर, सबको समान समझे, किसी को ऊंचा नीचा ऐसा नहीं। और सबके अंदर से स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए कि वह अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी भी तरह का काम करे, उसके लिए किसी का दबाव उस पर नहीं होना चाहिए। तो ये भीमराव अंबेडकर का समाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। तो गतिशीलता का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि हमें परिवर्तित होते रहना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार हमें चेंज होते रहना चाहिए कि अब ये काम हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इस काम से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम अपने लिए दूसरा रोजगार चुन लें। तो इस तरह का समाज में परिवर्तन होना चाहिए, गतिशीलता उसमें होनी चाहिए। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और जब परिवर्तनशीलता समाज में रहेगी तो एक दूसरे के प्रति सबके मन में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, तभी हमारा समाज एक आदर्श समाज कहलाएगा। सामाजिक जीवन में अबाध मतलब बिना कोई बाधा के, बिना कोई प्रॉब्लम के, मुश्किल के। तो सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र क्या है? जिस तरह से दूध और पानी मिक्स होकर दूध ही दिखाई देता है, वैसे ही सारे लोग का रूप एक जैसा दिखाई देना चाहिए, मतलब उनकी भावना सबकी एक जैसी होनी चाहिए, तो तब भी वह लोकतंत्र कहलाएगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। तो यहाँ भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो लोकतंत्र एक शासन करने की एक पद्धति नहीं कि राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र ये सब शासन की पद्धतियां हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र सिर्फ शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, एक नियम है, समाज के सभी अनुभवों का आदान प्रदान है कि एक दूसरे के अनुभव सब आपस में शेयर करें, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। जरूरी नहीं कि आप अपने साथियों के प्रति श्रद्धा रखें और सम्मान रखें, इतना जरूरी नहीं, जबकि अपने अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाएं और एक दूसरे को अपना भाई जैसा समझें। इसी प्रकार स्वतंत्रता का पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, तो गमन और आगमन से मिलाकर बना है गमनागमन, कि जाना और आना की स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब स्वयं के अधीन रहना, मतलब स्वतंत्र। गमनागमन की स्वाधीनता जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। तो हमें अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए,
अपनी शारीरिक सुरक्षा की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जीविकोपार्जन मतलब अपनी जीवनचर्या चलाने का, जीवन यापन करने का और जीवन के लिए कुछ उपयोगी धन जुटाने का हमें अधिकार होना चाहिए। अपनी संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए, मुश्किल के समय में अपने पास संपत्ति होनी चाहिए, तो यह अधिकार भी हमें होना चाहिए। तो और औजार और अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए औजार और सामग्री रखने का भी अधिकार हमें होना चाहिए, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो इतनी तो स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए औजार रख सकें, आवश्यक सामग्री रख सकें, हम अपने लिए संपत्ति सुरक्षित रख सकें। तो ऐसी वाली स्वतंत्रता पर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। तो इस स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य की शक्ति के सक्षम मतलब उसकी सामर्थ्य, उसकी कैपेसिटी और प्रभावशाली प्रयोग, वह उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो योग्यता है, उसका प्रयोग करने की भी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसके अंदर ये योग्यता है, ये कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वह काम कर सके। तो इतनी भी स्वतंत्रता उसको दी जानी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो जाति प्रथा को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार वाली स्वतंत्रता तो मान लेंगे, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता वाला ये स्वतंत्रता का प्रयोग शायद लोगों को हजम नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर लोग अगर अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय, अपना कारोबार, अपना जॉब नहीं चुन सकते, तो फिर एक तरह की गुलामी है, उसको स्वतंत्रता नहीं कह सकते। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बताया कि अगर हमें संपत्ति रखने का स्वतंत्रता मिल सकती है, जीवन यापन करने की स्वतंत्रता मिल सकती है, तो अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती, वो भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो जाति प्रथा के पोषक हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि आप जिस जाति में हो और जिस जाति का जो कार्य होता है आप उसी के अनुसार कार्य करो। लेकिन ये एक तरह से गुलामी है, ये दास्ता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और अभी अपनी इच्छा से अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो हम गुलाम हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो दास्ता मतलब गुलामी। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो दास्ता क्या है? दास्ता वह है कि हमें दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, दूसरों के कर्तव्यों का पालन हमें विवशतापूर्ण मजबूरी में करना पड़ता है। हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो जिस तरह से जाति प्रथा है वैसे ही ये कार्य का भार भी है कि जाति प्रथा में हम जाति के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जीते हैं। वैसे ही यहाँ पर ऐसा वर्ग बताया गया है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध और अपना व्यवसाय चुनना पड़ता है। तो वो एक तरह से जाति प्रथा की तरह ही है। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। समता मतलब समानता। समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। हाँ, बिल्कुल नहीं होते।
सब मनुष्य बराबर नहीं होते। और उनका ये तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी ये विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी ये नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता 3 बातों पर निर्भर करती है। तो मनुष्य की जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, वो 3 बातों पर आधारित है। कौन कौन सी? शारीरिक वंश परंपरा, क्योंकि शारीरिक और शरीर के आधार पर और वंश परंपरा के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। सामाजिक उत्तराधिकार पर, सामाजिक उत्तराधिकार का अर्थ है सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण की कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों में निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते, क्योंकि तीनों ही ऐसे तत्व हैं जिन पर हम गौर करें तो इनके आधार पर मनुष्य समान नहीं हो सकते। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर भी सब मनुष्य अलग अलग मिलेंगे। फिर सामाजिक उत्तराधिकार पर भी सामाजिक परंपरा के आधार पर सब मनुष्य अलग अलग मिलेंगे। उनका मतलब अलग अलग सबके पास धन संपदा होगी, जीवन यापन करने की अलग अलग सुविधाएं होंगी। फिर तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न, तो कोई मनुष्य मेहनती होगा, कोई कम मेहनती होगा, तो किसी की योग्यता ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो इसके आधार पर भी अलग अलग होंगे सभी मनुष्य, सब में समानता नहीं हो सकती। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि हाँ, इन तीनों दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य समान तो नहीं होते, लेकिन क्या उनके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए? क्या उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष की दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? तो क्या मनुष्य, यहाँ पर ये लेखक बताते हैं कि असमान प्रयत्न, कि सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रयत्न करते हैं जीवन में आगे बढ़ने का, तो उनका व्यवहार समान नहीं होता, उनका प्रयास जो है वो समान नहीं होता, अलग अलग होता है। लेकिन क्या इसके आधार पर हमें उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? हमें कम से कम उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। आगे बताते हैं कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी में मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही हम उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। देखो, यहाँ पर उत्तम व्यवहार का मतलब ये है कि सब तरह से वह संपन्न हो, उत्तम कुल में पैदा हुआ हो, उत्तम उसको शिक्षा मिली हो, उत्तम पारिवारिक ख्याति हो उसकी, उत्तम पैतृक संपदा हो, धन संपदा उसकी उत्तम हो और उसकी प्रतिष्ठा भी उत्तम हो। तो इसके आधार पर उसको सब तरह से उत्तम माना गया है। लेकिन वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता कि उसको उत्तम व्यवहार उसके साथ ही किया जाए, बाकी किसी के साथ नहीं किया जाए। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य को अपने बस की बात है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते, वहाँ प्रथम 2 आधार, जो मनुष्य के अपने बस की बातें नहीं हैं, पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यवहारों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो ये संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं।
तो अगर हम उनकी उत्तम हकदार के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि फिर उनको आरंभ से समान अवसर दिए जाएं, समान भागीदारी उनको उपलब्ध करवाई जाए, तो सब आगे जाकर समान ही हो जाएंगे हर क्षेत्र में। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीति के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके, है ना। एक राजनेता होता है, वह बड़ी भीड़ में जाता है अपने वचनों को प्रकट करने के लिए, लेकिन उतनी भीड़ में वह सबके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता, जबकि हमें पता है कि सबका स्वभाव, सबकी ज़रूरतें सब अलग अलग होती हैं, लेकिन उसके अनुसार वह सबसे अलग अलग व्यवहार नहीं करता। वह सबके साथ समान व्यवहार के साथ ही अपनी वार्तालाप रखता है। उसके लिए संभव ही नहीं है कि सबकी क्षमताओं के आधार पर वह बातें करें उनसे। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार करना कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। ये व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो इसलिए एक राजनेता है वह सबके साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि उसको सब जगह, हर वर्ग में, हर कॉलोनी में सबके लिए समान सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती हैं। तो इसके लिए उसको सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ता है और समान तरह की सबके साथ समान आचरण करना पड़ता है। सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, मतलब समानता का व्यवहार देखा जाए तो काल्पनिक लगता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार बहुत मुश्किल है करना, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो ये काल्पनिक लगता है सबके साथ समान व्यवहार करना, लेकिन एक राजनेता के लिए यही व्यवहार की एक कुशल और एक मात्र सही उचित कसौटी है जिस पर उसको खरा उतरना होता है। सबके साथ समान व्यवहार करके ही एक राजनेता सफल हो सकता है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी ही उसका वीडियो भी उपलब्ध करवाया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।